धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्थायी घाट और नदी किनारे सड़कों का भी निर्माण होगा। ये सब प्रयागराज और आसपास के इलाकों में सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। गंगा में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए भी कुछ खास प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ये सब दोस्तों महाकुंभ मेले से पहले किया जा रहा है ताकि हर चीज बेहतर और व्यवस्थित हो सके। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंकों को कहा है कि वो अपनी प्रक्रिया को तेज करें और देरी या एडजर्नमेंट जैसी चीजों को कम करें। असल में ये बात नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों को लेकर हो रही है। मकसद ये है कि जो फंसे हुए कर्ज हैं उनके समाधान में तेजी लाई जाए। इसके लिए कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय एक पोर्टल बना रहा है ताकि बैंकों को NCLT मामलों की जानकारी आसानी से और जल्दी मिल सके। साथ ही इस बार अक्टूबर में हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.5% बढ़ा है। पिछले अगस्त में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब लगातार सितंबर और अक्टूबर में सुधार दिख रहा है। अगर सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.1% का अच्छा उछाल आया है। पावर जनरेशन में भी 2% की बढ़ोतरी हुई है। माइनिंग एक्टिविटीज में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी 0.9% की ग्रोथ देखी गई है। अब दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इससे जुड़ा बिल संसद के विंटर सेशन में पेश हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा और निकाय चुनाव भी एक साथ कराए जाएं। इस मुद्दे पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने काम किया है और कई सुझाव दिए हैं। खास बात यह है कि कमेटी से उन 7 देशों की चुनाव प्रणाली का भी अध्ययन किया है जहाँ सारे चुनाव एक साथ होते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने श्री हरमंदिर साहब के बाहर सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। मान साहब ने यह भी कहा कि श्रोमणी कमेटी ने कुछ वजहों का हवाला देते हुए हरमंदिर साहब के CCTV फुटेज देने से भी मना कर दिया था। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कोरोना के दौरान जेल से रिहा किए गए और घर में नजरबंद 1500 कैदियों की सजा कम कर दी है। साथ ही जो लोग अहिंसक अपराधों में दोषी थे उनमें से 39 लोगों को माफ भी कर दिया है। ये फैसला काफी चर्चा में है और बाइडेन के इस कदम को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में बिजली की सप्लाई संभालने वाली 5 प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। इससे 1.6 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सरकार ने एनर्जी टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद ये कदम उठाया है। पूर्वांचल डिस्कॉम और 4,535 करोड़ रुपए और दक्षिणांचल को 4,526 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। ये कदम बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक नया क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट चर्चा में है। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक नाम का क्रिप्टो वेंचर है, जिसे ट्रंप और अरबपति स्टीव विटकॉफ ने शुरू किया है। लेकिन इस पर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसका लिंक मिडिल ईस्ट के कुछ विवादित ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह से जुड़े प्लेटफॉर्म के साथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ग्रुप्स के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से ये साझेदारी विवादों में आ गई है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 राज्यों में रोड शो हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और गोवा शामिल थे। योगी सरकार के मंत्रियों ने इन राज्यों में आम लोगों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों की असफलता पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गडकरी ने बिना झिझक कहा कि जब वो विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं और सड़क हादसों पर चर्चा होती है तो वो शर्म के मारे अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुआ। इजराइल हमास युद्ध दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में गाजा पट्टी के मध्य में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों लोग घायल भी हो गए।
साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो फॉर्मूला था, वहीं अब दिल्ली में भी अपनाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी इन दोनों राज्यों की तरह महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी भी दी है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। 2001 में संसद भवन में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और अन्य सांसद शहीदों को सम्मान देने के लिए श्रद्धांजलि देंगे। इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल से जीएसटी दर को रैशनल बनाने के सुझाव को स्वीकार नहीं करने की अपील की है। उनका कहना है दोस्तों कि अगर इन सिफारिशों को माना जाता है तो खुदरा कारोबारियों को नुकसान होगा। मंत्री समूह ने कुछ प्रोडक्ट्स पर 35% की विशेष जीएसटी दर लगाने की सिफारिश की है, जिसे सेलर्स कलेक्टिव ने चिंता का विषय बताया है। साथ ही अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक रिटेलर्स और ज्वेलर्स की लगातार खरीदारी के कारण दिल्ली में सोने का भाव 500 रुपए बढ़कर 80,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले दिन ये 80,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले 3 स्तरों में सोने की कीमत में लगभग 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही नवंबर महीने में महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत की इन्फ्लेशन दर नवंबर में 5.48% रही, जो अक्टूबर में 6.21% थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य है कि रिटेल इन्फ्लेशन को 4% पर बनाए रखा जाए और इसके लिए 2% की सहनशीलता सीमा भी तय की गई है। साथ ही भारतीय लाइट टैंक ने 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अलग अलग रेंज से अचूक गोलाबारी करके बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस लाइट टैंक को खासतौर पर ऊंचे इलाकों में सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 25 टन वजनी बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है जो इन क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही प्रदेश में आई बाढ़ और नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने खास राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के तहत हर प्रभावित परिवार को 7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की मदद मिल सके और वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो महाकुंभ मेला 2025 के लिए हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। करीब 7000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि पीएम कुंभ सहायक नामक एक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे जो लोगों की मदद करेगा। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मणिपुर हिंसा का स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि हालात अभी नाजुक हैं, इसमें समय लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार में आए शरणार्थियों के मामले में यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के अनुसार ही काम किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके स्टेट से रिलेटेड खबरें भी हम आप तक पहुँचा सकें। वहीं अगली खबर देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर को सिंगापुर में हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप के निर्णायक गेम 14 में डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया। 18 साल की उम्र में गुकेश ने शास्त्रीय शतरंज में विश्व चैंपियन बनने का कारनामा किया और ये विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें इंद्रप्रस्थ से सेंट्रल विस्टा परियोजना तक एक 7 किलोमीटर लंबा भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य युग युगीन भारत संग्रहालय को जोड़ना है। डीएमआरसी अब इस कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बताया कि भारत के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। अब देश के 95% से ज्यादा गांव 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। कुल 6,44,131 गांव में से 6,22,840 गांव में मोबाइल नेटवर्क कवरेज है और इनमें से 6,14,564 गांव में 4G सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं इसी के साथ देखिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने को मंजूरी दी है। ये ऋण भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए होगा, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। एडीबी की ये पहल भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट्स के अनुरूप है और इसका उद्देश्य क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करना है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट अगले 2 से ढाई वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। उन्होंने ये बात इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव नामक कार्यक्रम में कही। गोयल ने बताया कि इस साल भारत का निर्यात 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, जो भारत के बढ़ते वैश्विक व्यापार को दिखाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2001 के संसद हमले में अपनी जान की बाजी लगाकर संसद को बचाने वाले बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा को याद किया। सच में दोस्तों, ये लोग अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर गए। ऐसा साहस और समर्पण देखकर दिल में एक अलग ही सम्मान जागता है। साथ ही जम्मू कश्मीर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सॉफ्टवेयर वर्जन का ग्रैंड फिनाले IIT जम्मू में बड़ी ही कामयाबी के साथ खत्म हुआ। इस दौरान पूरे देश में आई 28 टीमों ने मिलकर साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का हल ढूंढने की कोशिश करी। ये सब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सेंटर की मदद से हो रहा था। साथ ही RBI को बम की धमकी भरा ईमेल मिला, वो भी रूसी भाषा में। ये मेल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजा गया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मुंबई के माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया। अब मेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये तो एक महीने में दूसरी बार हुआ है। काफी टेंशन वाली बात है दोस्तों। साथ ही हैदराबाद IIT के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुंबई, नोएडा, नागपुर और कोलकाता की टीमों ने अवार्ड जीते, जबकि पृथ्वी विज्ञान की समस्याओं पर 6 टीमों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इसी के साथ अब बात करते हैं उस खबर की जो आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बेंगलौर में 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और चाचा सुशील पर दहेज उत्पीड़न और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले अतुल ने 24 पन्नों का नोट और 81 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मेरे ही टैक्स के पैसे से अदालत और सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को परेशान करेंगे। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो उन्हें परेशान करने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस न्यूज से आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर एक बंदे को इतना परेशान किया जाता है, इतना मेंटली हरास किया जाता है कि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। वहीं अगली खबर देखिए, लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सारी सेवाएं दलाली और मुनाफाखोरी की चपेट में आ गई हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने एक शानदार मुकाबले में गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने का इतिहास रचा। इस जीत से न केवल वो शतरंज की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि ये भारतीय शतरंज के लिए एक नए युग की शुरुआत भी है। उनकी इस सफलता से महान विश्वनाथन आनंद की विरासत को भी और मजबूती मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वो यहां कुंभ कलश रखकर 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। त्रिवेणी पूजन के दौरान प्रधानमंत्री कुंभाभिषेकम भी करेंगे और पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद वो इन बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे जो करीब 5500 करोड़ रुपए की हैं। इसी के साथ राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ बहुत गुस्से में नजर आए जब विपक्षी दल अडानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। तो उन्होंने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को तामझाम करते हुए कहा, ध्यान रखिए, आप तो 24 घंटे यही काम करते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं कोई कमजोरी नहीं दिखाऊंगा और देश के लिए मरने को तैयार हूं। वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है दोस्तों, जो पूर्व अनुमान के मुताबिक है। कल से बारिश शुरू हुई थी और आज भी जारी है। चेन्नई से लेकर तूतीकोरिन तक के तटीय इलाकों में बारिश की वजह से जनजीवन और संचार व्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है। प्रशासन ने पहले ही स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया था और पर्यटकों को तटीय इलाकों और ऊटी कोडाई कनाल जैसे हिल स्टेशन जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। यह वही क्षेत्र है जिसे पहले शीला दीक्षित ने प्रतिनिधित्व किया था। इसी के साथ दिल्ली में अब स्कूल और कॉलेजों के पास तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशे के सामान की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला दोस्तों दिल्ली सरकार ने लिया है ताकि बच्चों और युवाओं को नशे से बचाया जा सके। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
साथ ही टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वो अपने ट्रकों और बसों की कीमतें 1 जनवरी 2025 से बढ़ा रही हैं। इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती हुई कच्चे माल की लागत है। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी ट्रकों और बसों की श्रृंखला पर लागू होगी और कीमत में वृद्धि अलग अलग मॉडल और संस्करणों के हिसाब से अलग अलग होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।